चलिए आइए इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये केमिस्ट्री क्लास चल रहा है और ये लेक्चर नंबर आपका ये हो जाएगा कितने, यानी पार्ट नंबर आपका ये 3 होने वाला है। आप देखने का प्रयास करोगे, थोड़ा सा 3 ठीक ढंग से लिख दे रहे हैं। चलिए तो ध्यान से मार करके नोक पर अपना नज़र बनाए रखेंगे और बिल्कुल इसको रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। बिल्कुल जो चीज़ लिखा हुआ है उसी में उसका परिभाषा छुपा हुआ है। इसलिए अगर दिमाग को खोल के तू लोग बैठता है क्लास में तो तुम्हें बिल्कुल अभी इसी वक्त याद हो जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। चलो देखो, तो उष्माशोषी क्या लिखा है? उष्माशोषी। उष्माशोषी समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। इससे पहले हमने कल बता चुके हैं ये सारे चीज। कहता है वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा का क्या होता है? अवशोषण। उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो अवशोषण का मतलब क्या होता है? सोखना। क्या? सोखना, अवशोषित करना। नहीं कहता है कि पानी को अवशोषित कर लिया पनसोखा। समझ में आ रहा ना? तो चलो, अवशोषण कहता है AgCl है। अब सूर्य का प्रकाश दिए, अब सूर्य के प्रकाश में जो धूप होता है उसको कहते हैं उष्मा। क्या कहते हैं बच्ची? उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा। बैठने का स्टाइल सही है, सीधा बैठो। चलो देखो, तो सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? उष्मा। तो उष्मा को अवशोषित किया कौन? AgCl। और ये क्या हो गया? Ag ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, क्लोरीन गैसीय अवस्था में टूट गया। कोई दिक्कत नहीं? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके वो क्या हो गया? टूट गया। क्या हो गया बच्चे? टूट गया। इसी को तो उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? सीख गया? बता सकते हो कितने बच्चे? हाथ खड़ा करो तो। वेरी गुड, सिट डाउन। चलो देखो, यहाँ कहता है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया, लिया। क्या किया? लिया। और Ag और Cl में टूट गया। इसी को तो क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, है ना? कहेगा वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा को अवशोषित करता है। क्या करता है? उष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया। इज दैट क्लियर? कोई बच्चा को दिक्कत है क्या? कल पूछ देंगे, ये जवाब दे सकते हो? अब ध्यान से समझने का। एकल विस्थापन। क्या? एकल विस्थापन। विस्थापन का मतलब कल हम समझाए थे कि जैसे एकल विस्थापन, जैसे एक परिवार से किसी बेटी का शादी हो रहा है तो एक क्यों ना बेटी आ जाएगी, एक बेटी का यहाँ से विस्थापित हो रहा है। क्या होगा? एक परिवार से एक बेटी का क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ देखने का प्रयास करो। एगो ये परिवार है, ये कॉपर सल्फेट का एक परिवार है। कॉपर सल्फेट का क्या है? परिवार है। और कॉपर सल्फेट के परिवार में, उसी परिवार में फेरस है। क्या है? फेरस है। क्या है बच्चे? फेरस है। तो क्या करता है ये? क्या करता है? इसको हटा देता है, हटा के, और ये अपना स्थान ग्रहण कर लेता है ना? और देखो जरा सा, तो ये कॉपर चला गया ना वहां, एक्के को कौन विस्थापित किया? इसलिए एक्के भी एकल विस्थापन अभिक्रिया हो गया। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ 3 लड़की उठ के और जल्दी से खटाखट तेजी में यहाँ लाइन में लगने का प्रयास करे। एकल विस्थापन अभिक्रिया मैं अभी समझा रहा हूं और बच्चियां आने का कृपा करें तेजी में। चलो देखो, घसक जाओ, घसक को। इतना दिख रहा है ना? चलो देखो, दिख रहा होगा। और तू हट जाओ, एक लड़का आ जाओ, एक लड़का आने का कृपा करे, तू ही आ जाओ। चलो उधर घस को। दिख रहा है सब? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? अच्छा चलो, तू उधर चले जाओ। 3 को बच्चा दिख जाएगा ना? इतना बच्चा दिख रहा है? एकल विस्थापन अभिक्रिया समझने का प्रयास करो। तू इधर रहो, सटल रहो। एकल विस्थापन अभिक्रिया है। ये क्या है बच्चे? एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तनी सा ऐसा करो, उठा के पीछे ले जाएगा। तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया देखने का प्रयास करें। ये आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया है और ये सारे बच्चियों के माध्यम से और ये बच्चों के माध्यम से हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया सीखने का प्रयास करते हैं। तो एकल विस्थापन क्या है जैसे कि समझने का प्रयास करें। ये जैसे देखिए, ये हो गया आपका फेरस। तो फेरस का काम कर रहा है ये शक्ति, और ये सारे एक ये परिवार का, ये लड़की क्या है? इस परिवार में क्या है कि ये कंबाइंड एक बेच बने है। तो उसी प्रकार से ये समझना है। अब देखो जरा सा, ये क्या करेगा कि अब देखो ये लड़का क्या करेगा? एक इस परिवार को, इसमें से इस समूह में से एगो को विस्थापित करेगा। जैसे ही लड़की को विस्थापित करेगा, इसको उठा के फेंक देगा वहां। चलो देखो, चलिए यहां से हटिए, अब यहां जुटिए। एगो को विस्थापित कर दिया, एगो देखो घसक गया ना, और उधर घसक जाए।
घसक जाए, देखने का प्रयास करो। अब एक देखो कंबाइंड बैच बन गया ना, एक समूह बन गया ना, एगो को विस्थापित, मधु को विस्थापित किया और उसका स्थान खुद शक्ति ले लिया, अब वो अलग में खड़ी है, इसी को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? एगो को विस्थापित किया, अलग अलग जगह दे दिया है ना, अलग जगह दे दिया, और ये क्या किया, इसके कारण वो विस्थापित हुई, और ये क्या किया, मधु का स्थान ये शिफ्ट कर लिया, एक लड़की को विस्थापित करके अपना स्थान खुद ले लिया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। गॉट इट ना? चलिए सिट डाउन प्लीज। तो चलिए अभी आपने देखा कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। कहता है जब कोई तत्व एक दूसरे तत्वों को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तो उसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो फेरस है, क्या बच्चा? फेरस। अब देखो कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये क्या किया, कॉपर को हटा दिया, कॉपर को क्या किया, हटा दिया, तो सल्फेट देखो दिख रहा है ना छुच्छे, और ये क्या किया, इसके जगह पर आ गया, एगो को विस्थापित किया और इसके स्थान पर खुद आ गया और कॉपर को हटा दिया, है ना, इसके परिवार से क्या किया, हटा दिया। विस्थापित मतलब कि हटना, विस्थापित मतलब हटना, और खुद स्थान ले लिया, इसी को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। गॉट इट ना? चलो देखो अब समझने का प्रयास करो। अब कहता है द्विविस्थापन, क्या होगा, द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन में क्या होता है कि द्विविस्थापन में तुम्हारा होता क्या है कि आयनों का दो को देखो जरा सा, कहता है जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जरा सा देखो, ये एक ये है यौगिक, एक ये है ना यौगिक। अब देखो जरा सा, ये सोडियम आयन है ना, ये क्या है बच्चे, सोडियम आयन है, ये क्या है, बेरियम, क्या है बच्चे, तो क्या होता है, ये देखो इसका स्थान पकड़ लिया और ये इसका स्थान पकड़ लिया ना। देखो जरा सा, यहाँ सोडियम क्या किया, देखो यहाँ सोडियम देखो, सोडियम हटा, इससे हट गया ना, यहाँ बेरियम सल्फेट बन गया ना, आयन वाला ये आयन को अदला बदली किया और बेरियम सल्फेट बना लिया। और जरा सा देखो, ये इसमें जुट गया, ये क्या हुआ, इसमें जुट गया, सॉरी यहाँ देखो ये इसमें जुट गया, नहीं जुट गया है, तो बेरियम सल्फेट बना लिया यहाँ, है ना। अब ये क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या सोडियम क्लोराइड बना लिया, है ना। आयनों का अदला बदली कर लिया कि नहीं, अदला बदली हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कल सुना सकते हो ना, कहता है जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके क्या करता है, दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। यहाँ सोडियम सल्फेट था, है ना, और यहाँ देखो सोडियम सल्फेट एक था, यौगिक था, यहाँ बन गया बेरियम सल्फेट, है ना। और यहाँ देखो बेरियम क्लोराइड था, यहाँ क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। बात समझ रहे हो ना? तो इसी प्रकार से ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, अपचयन अभिक्रिया समझते हैं। क्या अपचयन जखन ये आ जाए तो समझना है हाइड्रोजन का बढ़ना, अपचयन जैसे कह दे हाइड्रोजन का बढ़ना, वही बात है। कहता वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है, योग का मतलब बढ़ना, हाइड्रोजन का मतलब बढ़ना, योग का मतलब बढ़ना, अथवा ऑक्सीजन की कमी होती है। दो बात, अपचयन होगा तो क्या समझेंगे, अपचयन जखनीय होगा तो हाइड्रोजन का योग होगा, मतलब हाइड्रोजन बढ़ेगा। देखो जरा सा, यहाँ क्या होता, हाइड्रोजन यहाँ क्लोरीन था ना, अब देखो यहाँ जुट गया ना, हाइड्रोजन जुटा है ना, तो इसी को कहते हैं क्या, कौन सा अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अगर कोई पूछ दे तो सीधे कहना वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, और ऑक्सीजन की कमी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब देखने का प्रयास करो। अब है उपचयन अभिक्रिया। क्या बच्चे, दिख रहा है क्या? कहता है वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग होता है, जब ऑक्सीजन का योग होता है तो हाइड्रोजन की कमी होगी कि नहीं होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी। तो चलो देखो वही बात है, यहाँ देखो कॉपर है, यहाँ ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जुट गया ना कॉपर के साथ, संयोग हुआ ना, जुट गया ना, योग हुआ ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन जखनी कहेंगे तो समझना हाइड्रोजन का बढ़ना, अपचयन जखनी कहेंगे तो हाइड्रोजन का बढ़ना, उपचयन कहेंगे तो ऑक्सीजन का बढ़ना। कोई दिक्कत? अब चलो देखो, अब रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया का पहचान क्या क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया अगर हुआ है, अगर पाकिस्तान में बम गिराया है मोदी जी, तो वहां कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा न रे, अस्त व्यस्त हुआ होगा, तब ना हम समझेंगे कि नहीं बम सही में गिरा है। तो रासायनिक अभिक्रिया अगर हुआ है मोदी जी के नाम से, तो क्या होगा, रंग में परिवर्तन, यानी पाकिस्तान का रंग रूप बदल गया होगा न रे, एकदम काला काला दिख रहा होगा। अवस्था में परिवर्तन, जो सुंदर सा बने होगा बिल्डिंग और जो आतंकी ठिकाना जो था वो सब अस्त व्यस्त हो गया होगा। अब ताप में परिवर्तन, वहां का टेम्परेचर बढ़ गया होगा, मिसाइल छोड़ा गया है, गर्मी तापमान बढ़ गया होगा, है ना, गैसों का निष्कासन, गैसों का निकलना, बहुत ज्यादा गैस निकला होगा, ना निकला होगा, है ना। इसके बाद अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का मतलब बहुत कूड़ा करकट, डस्ट पदार्थ जो है ना, मलबा जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा वहां गिरा होगा। तो अब आते हैं हम लोग किताबी दुनिया में, अभी मोदी जी के दुनिया में हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक परिवर्तन यानी अभिक्रिया का पहचान। अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो रंग में परिवर्तन हुआ होगा, हो सकता है अवस्था में परिवर्तन हुआ होगा, अगर हो सकता है ताप में परिवर्तन हुआ होगा, हो सकता है गैस निकला होगा, हो सकता है अवक्षेप बना होगा, अवक्षेप बना होगा। बात समझ रहा ना। तो ये है पहचान। अब रासायनिक अभिक्रिया लिखने का तरीका क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया लिखने का तरीका ये होता है, रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका यह कहता है कि जब रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो सबसे पहले अभिकारकों और उत्पादों के बीच में तीर का चिन्ह दिया जाता है, और अभिकारकों और प्रतिफलों अगर एक से अधिक हो तो उसके बीच में प्लस या धनात्मक चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। वही जितना बात बोल रहे हैं वो सब इसमें लिखा हुआ। कहता है रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिकारकों को तीर के चिन्ह के बीच तीर चिन्ह के बाईं ओर और प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। जरा सा देखो, जैसे मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, तो देखो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ना, बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो देखो इसको कहते हैं अभिकारक, इधर बाईं ओर लिखेंगे, और इसको कहते हैं प्रतिफल दाईं ओर लिखेंगे, और दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, है ना। और एक से अधिक रहेगा परमाणु चाहे यौगिक, तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। वही तमाम चीज यहाँ लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और इसी के साथ आपका ये तीसरा लेक्चर होता है फिनिश, और आप जाएंगे अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे और इसको अपने जहन में उतार के आने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।